हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में। चलिए, तो पेज नंबर वाइज जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आज का हमारा टॉपिक है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और पेज नंबर है हमारा 24, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमारे टॉपिक का नाम है, राइट। ओके, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। एक हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। एक हम बनाते हैं सर कॉस्ट शीट और उसमें भी हम प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। लास्ट में सेल्स टोटल कॉस्ट निकालने के बाद सेल्स और प्रॉफिट डिस्क्लोज करते हैं, राइट। अब जो हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट है और जो हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट है, इसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्यों डिफरेंसेस आ जाते हैं सर? वो इसलिए आ जाते हैं सर कि फाइनेंस में कुछ आइटम ऐसे हैं जो सिर्फ फाइनेंस में आते हैं, वो कॉस्ट शीट में नहीं आते, और कॉस्ट शीट में कुछ आइटम ऐसे हैं जो सिर्फ कॉस्ट शीट में आते हैं, फाइनेंस में नहीं आते। इसका मेन रीजन एक ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो एक्चुअल डेटा के ऊपर बनते हैं, ठीक है, पास्ट डेटा पे बनते हैं जो हो चुका है उसके ऊपर। जबकि जो कॉस्ट शीट होती है, जो कॉस्ट डेटा है, वो एस्टिमेशन के बेस पे भी बनते हैं। उसमें कुछ चीजें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे नॉशनल कॉस्ट होती है, ऐसी चीजें भी इंक्लूड की जाती है, राइट। तो दैट्स व्हाई उनमें डिफरेंस आ जाता है। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को आपस में मिला देना है। हमें क्या करना है? इन दोनों को आपस में मिला देना है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉफिट है तो उसको कॉस्ट प्रॉफिट से मिला देना है, और अगर कॉस्ट प्रॉफिट है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉफिट से मिला देना है। अब मिलेगा कैसे? सर पहले दोनों के डिफरेंस पता करो कि दोनों में डिफरेंस क्यों है, ठीक है, और फिर उस डिफरेंस का रिवर्सल कर दो। फिर उस डिफरेंस का क्या कर दो? रिवर्सल कर दो। समझ गए? अब ये डिफरेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक में हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज ज्यादा है और कॉस्ट शीट में कोई चीज कम है, तो इसको बोलने के दो तरीके हो सकते हैं। हम कहते हैं फाइनेंशियल में ज्यादा है, हम कहते हैं कॉस्ट में कम है। ये दो तरीके हो गए, बात एक ही है पर कहने के दो तरीके हो गए, ठीक है। अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ देखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में कि हमें क्या करना है। तो हमें एक ही एस्पेक्ट देखना है, हमें दूसरे एस्पेक्ट को देखना ही नहीं, राइट। अगर हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो फाइनेंस को ही देखो, वो बड़ा है या घटा है, वो बड़ा है या घटा है, ठीक है। मतलब कंपेयर टू अदर वो क्या हो रखा है, बढ़ रखा है या कम हो रखा है। एक ही एस्पेक्ट देखो, दोनों को मत देखो साथ में, ठीक है। तो जिससे ये चीज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सर एक सवाल ये आता है कि जो कॉस्ट जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे इसमें हम शुरुआत किससे करें? फाइनेंस प्रॉफिट को कॉस्ट से मिलाएं या कॉस्ट प्रॉफिट को फाइनेंस से मिलाएं? तो देखिए ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। अगर हमें सिर्फ फाइनेंस प्रॉफिट दे रखा है तो जाहिर सी बात है उस फाइनेंस प्रॉफिट को ही हमें एडजस्ट करके कहाँ लेके जाना पड़ेगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट पे ले जाना पड़ेगा। अगर हमें सिर्फ कॉस्टिंग प्रॉफिट ही दे रखा है तो उस कॉस्टिंग प्रॉफिट को ही एडजस्ट करके हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा सर? फाइनेंस प्रॉफिट के ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ, अगर दोनों दे रखे हैं आप क्वेश्चन में, कॉस्टिंग प्रॉफिट भी और फाइनेंस प्रॉफिट भी दोनों दे रखे, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं? इन दैट केस आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट को लेना होता है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये देखिए कहाँ पे आता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी देख लीजिए। हम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, राइट, फॉर्म नंबर CRA 3 के अंदर, और इस रिपोर्ट में हम बहुत सारे अनेक्जर्स लगाते हैं, राइट। यस, ये जो अनेक्जर होता है इसमें पार्ट D के अंदर प्रॉफिट रिकंसिलिएशन आता है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमें क्वेश्चन बोल रहा है और क्या हमसे पूछ रहा है? हमें बोला गया सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड showed a profit for the year 2017-18 as rupees 35,46,700. During the course of cost audit, the following transactions were noticed.
ये ट्रांजेक्शन पता चले हमें, 6 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। और लास्ट लाइन में लिखा है वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, हमें कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। ओके, तो हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी भैया, कॉस्ट प्रॉफिट तो निकालना है, तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। अगर हमें कॉस्ट प्रॉफिट दे रखा होता और फाइनेंशियल पूछा होता तो हम कॉस्ट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हमें दोनों दे रखे होते तो ध्यान रहे हम कॉस्ट प्रॉफिट के हिसाब से स्टार्टिंग करते। तो चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं हमारा। ओके, चलिए सबसे पहले लगानी है आपको हेडिंग। जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको पहले हेडिंग लगानी होती है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-18। ओके, फॉर्मेट में आप लिख देंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। आंसर को हम छुपा देते हैं ताकि आंसर आपको पता ना चले कि क्या आंसर बुक में किया हुआ है, और हम करना स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो लिखना है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से कितना प्रॉफिट है, 35,46,700, तो 35,46,700 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पहला एडजस्टमेंट हमें दे रखा है एन ओल्ड मशीन विच नेट वैल्यू ऑफ ₹6,54,000 was sold for ₹9,30,000। मतलब हमारे पास 6,54,000 रुपए की एक एसेट थी, एक मशीन पड़ी थी, और हमने उसको 9,30,000 में बेच दिया। तो पहले तो इसमें निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ज्यादा में बेचा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सारी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, जैसा मैं हर वीडियो के अंदर आपको कहता जा रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे भी ये ना देखिए कि ये तो सिंपल शायद आंसर देख लेते हैं, नो। तो 9,30,000 माइनस आप करेंगे 6,54,000, तो इट्स 2,76,000, ठीक है। 2,76,000 का प्रॉफिट है। अब आपको जो सोचना है वो हमेशा इस एस्पेक्ट में सोचना है जो वैल्यू आपने यहाँ लिखी है। यहाँ क्या लिखा है हमने, फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो आपको सोचना भी फाइनेंशियल प्रॉफिट के हिसाब से ही है, ठीक है। मैंने बताया ना 2 एस्पेक्ट है, ठीक है। एक ही एस्पेक्ट सोचना आपको, दूसरा एस्पेक्ट नहीं सोचना है, क्योंकि हर चीज कॉस्ट में बढ़ी हुई है तो फाइनेंस में हम बोल सकते हैं घटी हुई है। अब दोनों में बोलेंगे तो एडजस्टमेंट करने में परेशान हो जाएंगे, इसलिए एक एस्पेक्ट को हटा दो, एक के लिए ही बोलो कंपेयर टू द अदर, ठीक है, कि ये बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, और जो भी हो रखा है उसका रिवर्सल कर दो ताकि ये दूसरे से मैच हो जाए। ये पर समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मेरा कॉस्ट प्रॉफिट है, ये मेरा फाइनेंस प्रॉफिट है, किसी रीजन से मेरा फाइनेंस प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और मुझे इसको कॉस्ट से मिलाना है। तो 2 ही तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं अपने कॉस्ट प्रॉफिट को क्या करूं, बढ़ा दूं तो मिल जाएगा, ठीक है, और या फिर मैं अपने फाइनेंस प्रॉफिट को घटा दूं तो भी मिल जाएगा, हमें तो मिलाने से मतलब है, ठीक है। पर सवाल ये है कि एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, कॉस्ट प्रॉफिट अवेलेबल है तब तो मैं उसमें एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है, और फाइनेंस प्रॉफिट अवेलेबल है तो मैं उसमें एडजस्टमेंट करूंगा, समझ गए। तो एडजस्टमेंट तो उसी में पॉसिबल है ना जो हमें दे रखा है, राइट। तो उसको एडजस्ट करना है जो हमें दे रखा है। अब यहाँ पे हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना है। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो बराबर लाने के लिए घटा दो, और फाइनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है तो बराबर लाने के लिए बढ़ा दो, समझ रहे हैं। ये हमारा क्या है, कॉस्टिंग प्रॉफिट, ये हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट है, राइट, ठीक है। इनको बराबर करना है हमें। तो अगर ये प्रॉफिट चेंज इसी में कर सकते हैं चेंज हम, क्योंकि हमें यही दे रखा है। तो अगर ये प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो बराबर लाने के लिए इसको घटा दो, और अगर ये प्रॉफिट घटा हुआ है तो बराबर लाने के लिए इसको बढ़ा दो। तो आपको रिवर्सल करना है
बेसिक सी बात ये है, राइट। अब सुनिए ध्यान से। पहला बोला सर आपको मशीन बेचने में प्रॉफिट हुआ। अब जब मशीन हम बेचते हैं और उस पे हमें अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आता है, बिल्कुल आता है। कॉस्ट स्टेटमेंट में आता है क्या? नहीं, कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं आता है। अब नहीं आता है तो कॉस्ट को भूल जाओ, आप फाइनेंस की बात करो। फाइनेंशियल प्रॉफिट इस वजह से, फाइनेंशियल प्रॉफिट इस ट्रांजेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है कंपेयर टू द कॉस्ट? हम बोलेंगे सर बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो 2,76,000 का प्रॉफिट आया है, कॉस्ट में तो नहीं आया है, तो इसलिए फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और बढ़ा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, हम उसको कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, ठीक है, 2,76,000, राइट। ये आप यहाँ पे शो भी कर देना कि कैसे आपने निकाला है कि 9,30,000 माइनस 6,54,000, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आइए। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है डिविडेंड इनकम वाज रिसीव्ड अमाउंटिंग ₹8,4,500 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब डिविडेंड इनकम क्या P&L अकाउंट में आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है? यस सर, आती है। फाइनेंशियल आइटम है, फाइनेंस में आता है। क्या ये कॉस्ट शीट में आती है डिविडेंड इनकम? नहीं सर, कॉस्ट शीट में नहीं आती है। तो इसका मतलब अगेन हमारा फाइनेंस का प्रॉफिट कंपेयर टू कॉस्ट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें तो डिविडेंड आ गया है, इसमें डिविडेंड नहीं आया है, तो ये बढ़ा हुआ है। और बढ़ा हुआ है तो बराबर लाने के लिए इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो हम लेस करेंगे यहाँ पे डिविडेंड इनकम। ठीक है, 84,500। क्या सर हमें हर एडजस्टमेंट में इतना टाइम लगेगा? नहीं, एक बार जब आपको प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम लगेगा, उसके बाद ये स्मूथ हो जाएगा आपके लिए और जल्दी जल्दी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं सर a sum of ₹58,000 was spent towards CSR commitment। CSR समझते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए आपको कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है, खर्च करना होता है। अब CSR का जो एक्सपेंसेस है सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आता है, ठीक है, पर कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं आता है। तो ध्यान रहे, अभी तक हमने जो दो चीजें पढ़ी वो इनकम के आइटम थे, ठीक है, ये भी इनकम आइटम था, मतलब क्रेडिट आइटम था, ठीक है, और ये एक्सपेंसेस आइटम है, तो ये डेबिट आइटम है, ठीक है। ये क्रेडिट डेबिट जरूर याद रखिएगा, जब भी ट्रांजेक्शन पढ़े सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कि ये क्रेडिट आइटम है या डेबिट आइटम। क्रेडिट मतलब इनकम है तो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंसेस नेचर का है तो डेबिट होगा, ठीक है। अब सर एक्सपेंसेज ध्यान से सुनो, कॉस्ट प्रॉफिट अपनी जगह ही है, उसको छेड़ना ही नहीं है। एक्सपेंसेज फाइनेंशियल प्रॉफिट में ज्यादा लिखे गए, CSR के एक्सपेंसेस फाइनेंशियल प्रॉफिट में आए, कॉस्ट में नहीं आए, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट के कंपैरिजन में फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि इसमें CSR का एक्सपेंसेस अलग से लिखा हुआ है। तो हमें उसको बराबर लाने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो दैट मीन्स हमें ऐड करना पड़ेगा CSR एक्सपेंसेस। कितने हैं? 58,000। तो 58,000 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट आ जाइए सर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कंपनी वॉज इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। कंपनी किस में लगी हुई थी? ट्रेडिंग एक्टिविटी में लगी हुई थी। उन्होंने माल परचेज किया 13,50,000 रुपए का, माल बेचा 13,42,300 रुपए का, और उसको बेचने के लिए खर्चे किए 40,800 रुपए के। तो अब पहले तो आपको इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं कि सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस, तो क्या ये प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा? यस, ठीक है। तो सेल हमें दे रखी है 13,42,300, 13,42,300 की हमें सेल दे रखी है। परचेज हमें दे रखी है 13,50,000 की, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपेंसेस और दे रखे हैं 40,800, ठीक है। तो करके देख लेते हैं सर प्रॉफिट लॉस कितना है।
13,42,300 माइनस करेंगे आप 13,50,000 और माइनस करेंगे 40,800, ठीक है। तो 48,500 रुपए का लॉस आ रहा है, 48,500 का लॉस आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा लॉस आ जाएगा सर 48,500 रुपए का। अब समझो इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट ये है कि 48,500 रुपए का ट्रेडिंग लॉस। अब ट्रेडिंग लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आता है, पर क्या कॉस्ट शीट में आता है? नहीं सर, कॉस्ट शीट में नहीं आता है, ठीक है। लॉस होने का मतलब इसका नेचर है डेबिट, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि कॉस्टिंग प्रॉफिट हमारा उतना ही है क्योंकि उसमें ये लॉस शो नहीं हो रहा है, पर फाइनेंशियल प्रॉफिट में ये लॉस शो हो रहा है, जिससे फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया है। हमें बराबर लाना है तो हम फाइनेंशियल प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या? ट्रेडिंग लॉस, ठीक है। और जो कैलकुलेशन हमने की है वो आप वर्किंग नोट में शो कर देंगे। तो 48,500 रुपए हम ऐड करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर, पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है। Some renovation work was carried out at a cost of rupees 7,75,000 and its useful life was only 5 years. 7,75,000 रुपए का खर्चा किया गया। 7,75,000 रुपए का, ये 4th पॉइंट का वर्किंग नोट है, आप देख लीजिए, ठीक है। 7,75,000 रुपए का खर्चा किया गया 5 साल के लिए, ठीक है। और पूरा खर्चा लिख दिया फाइनेंस में, पूरा खर्चा लिख दिया। अब कोस्टिंग जो कहते हैं, कोस्टिंग के जो रूल कहते हैं वो तो कहते हैं भैया ये अमोर्टाइज होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? अमोर्टाइज होना चाहिए था। खर्चा 5 साल के लिए है तो 5 साल में चार्ज करो ना, अमोर्टाइज करो 5 साल। तो हमारे हिसाब से तो पूरा एक्सपेंसेस नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1/5 ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझिए इन्होंने किया क्या कि सर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो तो 7,75,000 रुपए का खर्चा लिख रहा है, और जो कॉस्ट अकाउंट्स है वो इसका 1/5 खर्चा लिख रहा है। 1/5 कितना होता है देख लेते हैं, 775 डिवाइड बाय 5, ये हो जाता है 1,55,000। कॉस्ट अकाउंट्स इतना ही लिख रहा है, ठीक है। और नेचर इसका डेबिट है क्योंकि एक्सपेंसेस है तो नेचर तो डेबिट है। तो इसका मतलब सर कॉस्ट में तो आया 1,55,000 का खर्चा, और जबकि फाइनेंस में आया 7,75,000 का खर्चा। तो इसका मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट 4/5 अमाउंट से ज्यादा कम हो गया, राइट। टोटल एक्सपेंसेस के 4/5, 1/5 तो कॉमन है दोनों में, इसमें भी 1/5 आ रहा है, उसमें भी 1/5 आना है, तब तक तो ठीक था, बराबर होगा। पर 4/5 एक्स्ट्रा कम हो गया, तो हम उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हम उसे क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। तो आप 7,75,000 का 4/5 जो है उसे ऐड कर देंगे, इट विल बी 6,20,000, ठीक है। और इसको आप कहेंगे रिनोवेशन एक्सपेंसेस 4/5, 6,20,000, राइट। तो 6,20,000 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 6,20,000 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि वो फाइनेंस में ज्यादा कम हो रखा है, तो कॉस्टिंग के बराबर लाने के लिए हमें उसको ऐड करना है। ओके, देखिए कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, मैंने देखा हुआ रिकंसिलिएशन पढ़ने के लिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ये आइटम जुड़ने हैं, ये आइटम कम होने हैं, ठीक है। खर्चा बढ़ा तो कम करना है, ये ठीक है, वो आपका तरीका हो सकता है, आपने अगर कहीं से पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है कि वो चीजें जब ट्रांजेक्शन बदलता है ना, आप एज पर फाइनेंस जाते हैं और एज पर कॉस्ट जाते हैं, तो वहां पे वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा हम पर्टिकुलर केस में ही सोच लेते हैं कि ये प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज्यादा कर दो, सिंपल सी बात। चलिए सर, लास्ट आइटम है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, ये बड़ा परेशान करते हैं आपको। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, पहले आप एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको नीचे थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं। देखिए, आपको दे रखा होगा ओपनिंग स्टॉक और आपको दे रखा होगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है
WIP का है या फिनिश गुड्स का है। ये क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है, WIP का है या फिनिश गुड्स का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई लोग सर रॉ मटेरियल तो स्टार्टिंग में लगता है, फिनिश गुड्स तो आखिरी में निकलता है। अरे भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो WIP हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो। फर्क पड़ता है तो इस वर्ड से फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये ओपनिंग होगा तो जाहिर सी बात है ये डेबिट साइड में आएगा, चाहे वो ओपनिंग रॉ मटेरियल हो, चाहे वो ओपनिंग WIP हो, चाहे वो ओपनिंग फिनिश गुड्स हो, आएगा तो किसमें, डेबिट साइड में। तो ये आपका डेबिट नेचर का एक्सपेंसेस है, डेबिट नेचर का आइटम है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक चाहे किसी का भी हो, रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो या फिनिश गुड्स का हो, आएगा किसमें, बाई साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो आप जब भी एडजस्टमेंट करें सिर्फ इतना ध्यान रखें, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ये ना देखें कि वो रॉ मटेरियल है, WIP है या फिनिश गुड्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिनिश गुड्स ही होता है, चाहे वो ओपनिंग का फिनिश गुड्स हो, चाहे WIP का, सॉरी क्लोजिंग ही होता है, चाहे वो ओपनिंग का हो, सॉरी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ही होगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, चाहे वो WIP का है और चाहे वो फिनिश गुड्स का है। और ओपनिंग ही रहेगा, चाहे वो रॉ मटेरियल का है, WIP का है या फिनिश गुड्स का है। तो उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इन वर्ड से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो इनको एक ही वर्ड समझो, दैट इज स्टॉक, कि भैया ये स्टॉक है। ओपनिंग है, चलो ओपनिंग के हिसाब से चलते हैं, क्लोजिंग है, चलो क्लोजिंग के हिसाब से चलते हैं। इन वर्ड से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो अब आइए सर वापस। क्या कहा गया है देखिए, यहाँ पे आपको बोला क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल से मुझे मतलब नहीं है, क्लोजिंग है इतना मुझे मतलब है। क्लोजिंग इन्वेंटरी वाज अंडर वैल्यूड बाय 29,600। अब देखिए यहाँ पे सर ये कॉस्ट में अंडर वैल्यू है या फाइनेंस में अंडर वैल्यू, ये सारी बातें समझने वाली चीजें हैं। तो ये आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके एस्पेक्ट में ही हमेशा बोला जाता है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होती है उसके एस्पेक्ट में ही हमेशा बोला जाता है। आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखा है तो फाइनेंशियल प्रॉफिट के हिसाब से ही ये लैंग्वेज बनी है। ठीक है, अंडर वैल्यूड हो रखा है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब फाइनेंस में क्लोजिंग स्टॉक कम है। ठीक है, ध्यान से सुनना, फाइनेंस में क्लोजिंग स्टॉक कम है और कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। इसलिए क्या बोला है फाइनेंस में कि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रखा है। अब क्लोजिंग बैलेंस जो है वो तो क्रेडिट आइटम होता है, और अंडर वैल्यू होने का मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट कम शो हो रखा है, राइट। क्रेडिट आइटम फाइनेंस में कम दिखा रखा है तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम हो रखा है। तो आपको क्या करना है, उसके प्रॉफिट को बढ़ा देना है ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल, वो नाम जैसा का जैसा है वैसा लिख दें, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे WIP, चाहे फिनिश गुड्स। तो कितना है सर, 29,600 रुपए। तो ये 29,600 रुपए आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी लाइन में आगे लिखा है सर फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड है। फिनिश गुड्स क्या है, ओवर वैल्यूड है। अब ये फिनिश गुड्स है पर ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है। ठीक है, पूरी लाइन पढ़ेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल वाज अंडर वैल्यूड एंड फिनिश गुड्स वाज ओवर वैल्यूड। तो ये भी क्लोजिंग ही है पर ये ज्यादा दिखा रखा है। तो क्लोजिंग ज्यादा दिखा रखा है तो क्या फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, यस फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्योंकि उसमें क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है, तो उसको भी कम कर दीजिए, राइट। तो आप यहाँ पे कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स, उसको लेस कर दीजिए। कितना अमाउंट है सर, ये आ जाएगा 65,400। तो 65,400 यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स इट। ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। प्लस माइनस कर देते हैं, 35,46,700। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 58,000, इसमें हम ऐड करेंगे 48,500 और इसमें हम ऐड करेंगे 6,20,000। ठीक है, और 29,600 भी ऐड कर देंगे। अब इसमें से लेस करेंगे हम 2,76,000 और लेस करेंगे 84,000
500 और लेस करेंगे 65,400, तो ये आ जाता है 38,76,900, और ये आता है आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये आता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। चलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ये देखिए 38,76,900 एज इट इज आपका आंसर मैच हो गया है। आंसर में आप देखोगे तो इन्होंने स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया है वो एक साथ मिला के किया है, पर आप अलग अलग कर लीजिए आराम से, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, आप बुक वालों की जितना होशियार ना बने, आप आराम से अपने हिसाब से करना है अपने को, उसकी बराबरी नहीं करनी है। ओके, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।